जोहार, मैं आनंद कुमार और आप जनमन की बात में मेरे साथ हैं और हमारे साथ हमारे 2 मित्र भी हैं, शशि जी हैं और पंकज जी हैं। पिछली चर्चा जो हमने की थी शशि जी और पंकज जी, बड़ी पसंद किया उसको लोगों ने और अच्छी चर्चा थी और लोगों ने कहा कि आप लोग बार-बार शुरू कीजिए, इसको कंटिन्यू रखिए। हमने भी कहा कि कम से कम हफ्ते में 1 बार हम लोग बैठ जाएँ, कोई ऐसी भी कोई राजनीतिक गहमा-गहमी नहीं हो, फिर भी हम आपस में एक बातचीत भी करेंगे हम लोग, तो मुझे लगता है कि लोगों तक बातें जाएँगी और लोग पसंद करेंगे। तो अभी पिछले 1 हफ्ते में हम लोगों ने तो कल आपस में मुलाकात भी की, रांची प्रेस क्लब का चुनाव था, तो वहाँ हम लोग मिले थे। तो वो अलग चुनाव था, उसकी गहमा-गहमी अलग थी, उससे जनता को कोई मतलब नहीं होता, पर हम लोगों को उससे बहुत मतलब होता है, हम लोग बहुत दिलचस्पी उसमें रखते हैं। लेकिन अभी विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है और इस सत्र में आप देखेंगे विपक्ष की जो भूमिका थी, वो बीजेपी अपना कर रही थी, जो भी उसको करना था। लेकिन कांग्रेस को देखा हमने कि कांग्रेस ही कांग्रेस के सामने सत्ता पक्ष में भी कांग्रेस था, विपक्ष में भी कांग्रेस था और ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई विपक्ष का या कोई सत्ता के लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। संवाद की शैली, तेवर, आक्रामकता सब लग रहा था कि कोई विरोधी दल का नेता है और कोई सत्तारूढ़ दल का मंत्री है। क्या चीज़ें कांग्रेस के अंदर चल रही हैं? पंकज जी से जानना चाहेंगे क्योंकि कुछ दिनों से ऐसी चीज़ें आ रही हैं। आज इरफान अंसारी का कल का ट्वीट भी आपने देखा होगा। उन्होंने अपने ही पार्टी के पूर्व अध्यक्ष पर निशाना भी साधा है, ठाकुर जी माफ करना टाइप का कुछ उन्होंने किया है। और खबरें ये भी चल रही हैं कि प्रदीप यादव ने बाबूलाल मरांडी को कुछ दिया था विधानसभा परिसर में, उस पर प्रदीप यादव ने लंबी-चौड़ी सफाई भी दी है। और सच भी है कि अगर किसी को देना होगा, तो विधानसभा के कॉरिडोर में क्यों देगा? बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव का रिश्ता कोई आज का रिश्ता तो नहीं है और कोई ऐसा चैनल भी नहीं होगा कि खुद देने आना पड़े अगर कोई ऐसी चीज़ देनी है, कोई संवेदनशील मटेरियल उनको सप्लाई करना है। तो ये सब बातें उन्होंने कही है, अपनी सफाई दी है। क्या लगता है? अभी तो हम लोग कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे कि सत्ता का समीकरण बदलेगा और आपने एक बात उस समय कही थी कि भाजपा की तरफ से जो ऑफर है, उसमें एक ऑफर ये भी है कि हम नहीं चाहते कि हमारे साथ आप सरकार बनाएँ। लेकिन अब कांग्रेस मुक्त सरकार बनाए, ये भी हेमंत सोरेन के सामने एक ऑप्शन दिया गया है। क्या लग रहा है कि उन्हीं सब चीज़ों का ये हिस्सा है? आनंद जी, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर 2 कांग्रेस है और ये यही नहीं है। मतलब दिल्ली से लेकर यहाँ तक इस तरह की चर्चा है। एक बड़े पत्रकार हैं जो कांग्रेस बीट कवर करते हैं, आदेश रावल उनका नाम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर एक बीजेपी कांग्रेस है और एक लेफ्ट कांग्रेस है और झारखंड के अंदर एक झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस है, एक बीजेपी कांग्रेस है। देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। और आपने विपक्ष की भूमिका कही, तो जहां पर बीजेपी कमजोर पड़ती है तो बीजेपी वाली कांग्रेस जो है वो उनकी मदद के लिए चली जाती है और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस है वो बचाव में आ जाती है। इस विधानसभा सत्र के दौरान सबसे ज्यादा न्यूज में कौन रहा? जाहिर तौर पे इरफान अंसारी। जी। कई तरह की चर्चा हुई उन्हें लेकर और कहा यह जा रहा है कि इरफान अंसारी जो कांग्रेस है वो जेएमएम वाली कांग्रेस है और वो सत्ता पक्ष वाली कांग्रेस है। और एक कांग्रेस में कुछ लोग आए हैं जिन्हें मूल कांग्रेसी उतना कांग्रेसी नहीं मानते, दूसरी पार्टी से आए हैं। तो कांग्रेस के अंदर ही एक गुट है कि उन सबको घेरने में लगा रहता है। और मुझको ठाकुर जी माफ करना, मतलब ठाकुर जी कौन है और किनसे माफी की बात की जा रही है? हमारे जो दर्शक है इतने प्रबुद्ध हैं कि किस ठाकुर जी ने किनको शामिल कराया, फिर किनको मूल कांग्रेसी जो है अपनी कांग्रेस नहीं मानकर वो कहते हैं, ये सब लगभग साफ हो गई। मैंने उसी डिस्कशन में एक बात और कही थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार बनाएगी, लेकिन वो कांग्रेस मुक्त सरकार होगी। और वो कांग्रेस मुक्त मतलब कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त सरकार होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि मूल कांग्रेसी मुक्त सरकार वो हो जाए। मतलब आसान शब्दों में समझा देता हूं कि उसी वक्त ये चर्चा चली थी कि कांग्रेस में भी विभाजन हो सकता है। बहुत सारे लोग ये सवाल उठाएंगे कि भाई कांग्रेस में विभाजन के लिए तो पर्याप्त संख्या चाहिए, तो पर्याप्त संख्या न भी हो, अंत में तो डिफेक्शन का मामला स्पीकर कोर्ट में जाएगा। अब स्पीकर हो सकता है कि जेवीएम की तरह 4 साल खींच ले जाए कि भाई जब वो फैसला देंगे तभी तो ये दल बदल वाला कानून लागू होगा।
तो एक ऑप्शन उस बारे में भी चर्चा की जा रही थी उस वक्त भी, कि कैसे पूरा होगा। मान लिया बीजेपी नहीं है उस सरकार में कांग्रेस नहीं है, तो बहुमत का आंकड़ा कैसे पूरा होगा। तो यही आधे कांग्रेसी, आधा से कम भी हो थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, बहुमत का आंकड़ा पहुंचा देंगे। कई तरह से पहुंचाया जाता है, कभी एब्सेंट होकर पहुंचाया जा सकता है, कभी हो सकता है सरकार के पक्ष में मतदान करके पहुंचाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समय हमने देखा था कि द्रौपदी मुर्मू बीजेपी की कैंडिडेट थी, लेकिन झारखंड से जो वोट मिले, देख लीजिए यशवंत सिन्हा को कितने मिले थे और द्रौपदी मुर्मू को कितने मिले थे, और क्या हुआ उस बारे में? कुछ नहीं। पार्टी ने के अनुशासन समिति ने एक लेटर तक नहीं जारी किया, और सब मान के चल रहे थे कि ठीक ठाक है, ऐसे ही कांग्रेस चलती है। उसी की ये लड़ाई है, और उस लड़ाई में अभी से ही आप बस अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। कुछ ऐसे कांग्रेसी हैं जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से ज्यादा अपनी नजदीकी हेमंत सोरेन के साथ प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। कैमरे के फ्रेम से वो बाहर ही नहीं होते। जब भी विधानसभा का आएगा या मुख्यमंत्री का कोई भाषण आएगा, देखिएगा 2 कांग्रेसी मुंह दिखाते रहते हैं कि हम भी हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जब कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो ये दिखे या न दिखे, वो अलग बात है। सत्ता सबको अच्छी लगती है, और सत्ता में अगर कोई इस तरह का ऑफर मिले कि भाई हमारे साथ आ जाओ, मंत्री आपको बना देंगे, तो बहुत सारे लोग मंत्री न बनने के कारण बहुत नाराज हैं। और ये सारी बातें अंदाज लगाया जा सकता है, जो कि उस बीट को कवर कर रहे होंगे, कांग्रेस के बीट को। उनको पता है कि कई वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं मिला, कई युवा ऐसे हैं जिनको मंत्री बना दिया गया, तो थोड़ा सा जो वरिष्ठ हैं उनको दुख तो हुआ होगा ना कि हमको मंत्री नहीं बनाया, तो काहे नहीं बनाया भाई, हमें क्या कमी थी। कई लोग ऐसे हैं जो पहले मंत्री थे लेकिन इस बार नहीं बनाए गए, कहा जाता है उनको साइडलाइन कर दिया गया। अब साइडलाइन किया गया या नहीं किया गया वो तो पार्टी बता सकती है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, और ये जो द्वंद्व दिख रहा था साफ साफ था, इसमें तो कुछ छुपा हुआ है नहीं जी। कि जो स्पीकर महोदय हैं वो इरफान अंसारी की तरफ से बोल रहे हैं, जेएमएम वाले स्पीकर महोदय की नहीं ये ठीक कह रहा है, आप ही खाली थोड़ी ना बोलिएगा। विपक्ष जो है वो कह रहा है कि एकदम ठीक प्रदीप यादव बोल रहे हैं, उन लोग सब शांत कि नहीं प्रदीप को ही बोलने दे, ज्यादा बढ़िया बोल रहा है, ये अपना समय भी उसी को दे दो। तो राजनीति के कई रूप होते हैं आनंद जी। जी शशि जी, आपने जो देखा विधानसभा का, यही चर्चा जो चल रही थी, जिसमें बार बार स्पीकर कह रहे थे प्रदीप यादव को कि आप कोई बात है तो चैम्बर में जाकर आप लोग बात कर लीजिए। विधानसभा चैम्बर में बात करने का मंच तो नहीं है, ये तो जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है, और जितनी ज्यादा चर्चा होगी उतना समाधान निकलने का रास्ता रहता है, और लोगों को पता चलता है कि हम जिनको भेजते हैं वो हमारी बात कहते हैं। तो चैम्बर में जाने की सलाह दे रहे थे उनको। दूसरी तरफ जब वो ऑडियो एक बाबूलाल मरांडी ने जिसका जिक्र किया, उस पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर कह रहे हैं कि ये चूंकि सदन का मामला नहीं है और ये किसी पार्टी विशेष का मामला है, इसलिए आप इस मुद्दे को सदन में उठाना उचित नहीं है। मामला कहीं का भी हो, किसी बैठक का हो, मान लीजिए किसी पार्टी की अंदरूनी बैठक का ही था, बात तो उसमें ये हो रही थी कि किसी नर्सिंग कॉलेज को एनओसी देने के नाम पर पैसे ले लिए गए और काम नहीं किया गया। ये तो मामला तो भ्रष्टाचार से संबंधित था, तो इस पर चर्चा सदन में क्यों नहीं होनी चाहिए? तो ये जो बातें हैं, ये तो जनता भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये चीजें जो है वो कंफ्यूजन क्या है? और कांग्रेस के अंदर तो बहुत लोकतंत्र है, लोग अपने पर अध्यक्षों का कुर्ता फाड़ देते हैं। वहां तो खैर लोकतंत्र का सबसे पुरानी पार्टी है, तो वहां सबसे ज्यादा लोकतंत्र है, बोलने की भी आजादी है कुछ। लेकिन क्या लग रहा है आपको, पंकज जी जो कह रहे थे उसमें आपको क्या लगता है कि वो उनकी बातें जो है वो जो कह रहे हैं उसी दिशा में जा रही है या कुछ और बात? पंकज जी के इस बात से तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि कांग्रेस के अंदर जो 2 धड़े की इनने बात की, ये तो विजिबल है। मतलब वैसे भी आज के डेट में वामपंथियों के लिए कोई ठिकाना तो है नहीं। तो जेएनयू से निकले हुए अगर आप लिस्ट निकालेंगे, जेएनयू से निकले हुए वामपंथी जितने भी अध्यक्ष रहे हैं उनका पुनर्वास हमेशा से कांग्रेस में ही होता रहा है। अब इस बीच में ये वाला तथ्य बड़ा रोचक लगा कि एक संघ के तरफ वाले लोग भी कांग्रेस में घुसपैठ कर चुके हैं, तो ये भी अच्छा ही लग रहा है, इनकी बात मतलब मानने का मन कर रहा है। खैर, लेकिन इन सब बातों से पहले आप लोग तो चूंकि यहाँ झारखंड में लगातार पत्रकारिता करते रहे, यहाँ आपकी कंटिन्यूटी रही है, मैं तो लंबे समय के बाद यहाँ लौटा हूँ,
तो मेरे लिए ये स्वीकार करने में मतलब स्वीकार करता हूँ कि यहाँ के कांग्रेस के मतलब यहाँ जो इस वक्त कांग्रेस में सक्रिय है, तो जब मैं यहाँ आया तो इनमें से मैं सच पूछे तो मैं किसी को नहीं जानता था, मैंने इनका नाम भी कम ही सुना था। तो सोच लीजिए कि इनका यहाँ के अलावा बाहर इनको शायद ही कोई जानता है, मैं भी नहीं जानता था। तो ठीक है, नहीं जानता तो कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ आने के बाद तो जानना होगा, हमारे काम का हिस्सा है। तो जब बजट सत्र के समय मैंने ऑब्जर्व करना मतलब सदन की कार्रवाई पे मैंने नज़र रखनी शुरू की, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यहाँ पर मतलब कांग्रेस के अंदर में ही लगता था कि उनका ही आदमी, और मतलब प्रदीप यादव जिनकी बात कर रहे हैं वही विपक्ष की तरफ से है, इनका आदमी, मतलब आपस में ही सब झगड़ रहे हैं, कोई कुछ मेरे लिए तो एकदम घालमेल हो गया कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। तब मैंने सच पूछिए तो यहाँ मैंने सबसे ज्यादा आने के बाद सबसे ज्यादा कांग्रेस वालों को ऑब्जर्व करने में टाइम लगाया, और बहुत ही रोचक तरीके से मेरा ऑब्जर्वेशन है। यहाँ कांग्रेस के नेता एकदम दो हिस्से में बटे हुए, ये तो मुझे मतलब दिख गया। दूसरा, यहाँ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, सच में सच पूछे दिल से बता रहा हूँ, इनके जितना मासूम कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। मतलब आज भी अगर कोई कांग्रेसी है तो सच पूछे उनका कोई ना कोई मजबूरी तो होगी। कांग्रेस को क्या है, क्या वो ऑब्जर्व नहीं अपने उनकी जो अपने स्थानीय स्तर की जो राजनीति रही होगी उसकी वजह से वो बीजेपी में जो अभी लोग सक्रिय है उनसे उसका तालमेल नहीं बैठता होगा, या फिर वहां पर जैसी चीजें मुझे समझ में आया तो धीरे धीरे ने कहा हाँ अब ठीक है, यहाँ काम भर मैं कांग्रेसियों को पहचानने लगा हूँ। अब लौटते हैं यहाँ पर कि मतलब का आपके नेटवर्क में कुछ समस्या लग रही है थोड़ा सा इशू। आनंद जी, एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं आपको, कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो 11 दिसंबर को शरद पवार का जन्मदिन था, और शरद पवार के जन्मदिन की पार्टी में बीजेपी के भी लोग थे, गौतम अडानी भी थे, और संयोग से राहुल गांधी भी आए थे। कांग्रेसियों की हालत जैसी हो गई। कह रहे मेरे नेटवर्क की हालत कांग्रेसियों की जैसी हो गई। तो अभी तो मैं अपने ऑब्जर्वेशन के बारे में बता रहा था कि मुझे इन दिनों बीच में पंकज जी ने एक चर्चा शुरू की थी, उनका 1 मिनट कर लेते हैं पूरा, उसके बाद। हाँ शशि जी, मैं ये बता रहा था कि 11 दिसंबर को शरद पवार जी का बर्थडे था, जन्मदिन, और उस बर्थडे पार्टी में बीजेपी के भी लोग थे, गौतम अडानी भी थे, और संयोग से राहुल गांधी भी थे। और वो तस्वीर मैं आपको भेज दूंगा, उसमें यह है कि राहुल गांधी और गौतम अडानी से काफी देर आपस में बातचीत हुई है, और अब बातचीत होने के बाद आप देख रहे होंगे कि अभी हाल के दिनों में थोड़ा सा सॉफ्ट स्टैंड हुआ है कांग्रेस का अडानी के प्रति, और सॉफ्ट स्टैंड हुआ है सिर्फ एक जगह के लिए नहीं, मतलब अभी तेलंगाना में उन्होंने इन्वेस्ट किया, अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया है। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि अभी एक अडानी के बारे में मामला आया, तो हर अडानी के मामले में राहुल गांधी स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पर इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। जो हम झारखंड के बारे में बात कर रहे हैं, उन नेताजी की पहचान अडानी विरोध पे टिकी हुई है। उन्होंने अडानी के खिलाफ यहां खूब आंदोलन वगैरह किए हैं, जेल भी जाना पड़ा। ऊपर से कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जो कि ट्रांसलेट होते हैं नीचे की तरफ। अब ये उस मैसेज का असर है मुझे नहीं पता, लेकिन क्या अडानी से मुलाकात के बाद कॉरपोरेट और पॉलिटिकल पार्टी के समीकरण भी बदलने वाले हैं? इस ओर भी हमें नजर रखनी होगी, और उससे भी बहुत कुछ बदलता है। मैं एक बात को बड़ा मतलब अजीब सा लगता है जब लोग पत्रकारों को और उद्योगपतियों को पार्टी लाइन से जोड़ते हैं। सब पत्रकार और उद्योगपति किसी के पार्टी का नहीं होता है। अभी अडानी को बीजेपी वाला कह के, अब देखिए अब जहां जरूरत पड़ेगी ना, अब राहुल गांधी उनके आगे पीछे घूमना शुरू कर दिए। अब इसका कारण जो मुझे एक सामान्य बुद्धि से अगर मैं समझ पाऊं तो हमेशा मतलब कम से कम एक राज्य सरकार, एक दो राज्य सरकारों में अगर कांग्रेस रहती है तो कम से कम जीने खाने भर का जुगाड़ रहता है। अब ले देकर के इनके पास 1.5 राज्य बचा हुआ है, उसमें से आधे पे तलवार लटकी हुई है, और इस तलवार को चलाने में अडानी की भी भूमिका हो सकती है।
अडानी की भी भूमिका हो सकती है। तो रोजी रोटी पे जब पड़ता है ना, तो सब राजनीति किनारे रख दिया जाता है, सीधे सीधे पहले रोटी की व्यवस्था की जाती है। तो ये कुछ नहीं, कांग्रेस अपनी रोटी की व्यवस्था के लिए अडानी की चापलूसी करेंगे या अंबानी की करेंगे या जिसकी भी करनी है करेंगे। तो ये पत्रकार और उद्योगपति किसी का नहीं होता है, वो बस अपने हिसाब से चलेगा। होने को तो ब्यूरोक्रेट भी नहीं होता है। बिल्कुल 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 नहीं होता है, बिल्कुल। ये पता नहीं कि परेशान रहते हैं लोग कि ये इनका हो उनका, सब अपने अपने हिसाब से अलाइंड रहते हैं। पॉलिटिशियन का है कि भाई देख लो जिसके साथ बैठ जाए, पार्टी फंड चाहिए। एक बात और है आनंद जी कि इस बार जो प्रकरण चला ना झारखंड वाला कि हेमंत सोरेन दिल्ली गए हैं या कुछ बातचीत हुई है, उसमें झारखंड के एक बड़े उद्योगपति हैं, उनकी बड़ी सक्रिय भूमिका थी और वो स्वयं भी दिल्ली में थे। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, वो ठीक बात नहीं होगी, लेकिन एक कॉर्पोरेट नहीं, झारखंड के बड़े उद्योगपति, कुछ जेएमएम के लोग, एक बड़ा ब्यूरोक्रेट, ये सारे लोग उस टीम में थे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जाके मोदी अमित शाह के बीच वो पैचअप कराया, जो पीछे का जो पर्दे के पीछे का जो सारा होमवर्क होता है वो कराने वाले में शामिल थे। वो उद्योगपति भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो जी उनके बारे में भी थोड़ा सा नजर बना के रखिएगा। तो बड़ा उद्योगपति, पैसा, इन्वेस्टमेंट, बहुत तरह के फैक्टर्स अभी काम कर रहे हैं और ये उठापटक भी जो है ना, हो सकता है उसी की वजह से दिख रही हो। नया समीकरण बनेगा तो नए समीकरण के अनुसार भी कुछ नेता अपने आप को फिट करने के लिए अभी से कोशिश करने लगे हैं। अब क्या होगा देखिए, एक दैनिक जागरण में तो खबर छप भी गई थी कि बाबूलाल मरांडी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अब हो सकता है कि उनके पुराने कुछ लोग हैं जिनका प्यार जागृत हुआ हो कि भाई ये उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारा भी कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, नंबर लग सकता है। भाई राजनेता तो राजनेता होता है, एम्बिशन तो हर किसी के पास है। नहीं, बीजेपी के अगर वैसी हालात बनते हैं कि हाँ बीजेपी सरकार में शामिल हो, तो मतलब कुछ इन लोगों को जो जितने वरिष्ठ हैं इनको तो किसको कहते हैं ना, मार्गदर्शक मंडल, वहां रखा जाएगा ना। नए उम्र के बहुत लोग हैं, आगे आएंगे। अब फिर अगर नहीं, जागरण ने खबर छापा था इसलिए मैंने कह दिया। नहीं, भाजपा में संकट ही इस बात का है कि नए लोग कहाँ से लाएंगे, लोग इन्होंने बनाए नहीं कभी। नए उम्र के नेता नहीं है क्या यहाँ पे? नहीं है, यहाँ पर वही पुरानी डफली बजती रहती है, इधर से घुमाकर उधर से बजाइए, चाहे इधर से घुमाकर उधर से बजाइए। किसी पुराने के घर में कोई नया बच्चा उभर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई बच्चा भी नहीं। अच्छा शशि जी, चलिए शशि जी, मैं एक बात आपको बताता हूँ। मान लिया कोई ऐसा उद्योगपति है जो लाइनअप कर रहा हो, वो बीजेपी के किसी खास नेता के करीब है और हेमंत के भी करीब है, तो वो अपने दो लोगों को भी चाहेगा कि भाई यही दोनों सेट हो जाए, अगर इस तरह की नई बात आती है तो तभी बिजनेस सेट होगा ना। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नए पुराने का झंझट नहीं है, असली झंझट यह है कि माल का इंतजाम कौन कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। दूसरा, हम लोग कांग्रेस की बात कर रहे थे, जैसे प्रदीप यादव चर्चा के केंद्र में आ गए अचानक। हाँ, इरफान अंसारी पहले चर्चा के केंद्र में थे, अब जो शिफ्ट होके प्रदीप यादव की तरफ आ गया। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, अब वो प्रदीप यादव को बाहरी मानकर उनको बाहर निकालने में लगा हुआ है। क्योंकि आप देखिए, यही इरफान अंसारी हेमंत सोरेन की पिछली सरकार के कार्यकाल में कलकत्ता जाते समय पकड़े गए, इनके साथ और 2 विधायक थे। गाड़ी में पैसा पकड़ा गया, जेल जाना पड़ा, पासपोर्ट इनका जब्त है। और जो अनूप सिंह आज इरफान अंसारी के पक्ष में बोल रहे हैं कि मैं बैठक में था, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, इन्हीं अनूप सिंह ने इरफान अंसारी के खिलाफ सरकार गिराने का मुकदमा दर्ज कराया था रांची गरगोड़ा थाना में। तो एक समय जब विरोधी थे, उस समय भी दोनों के बीच काफी चल रहा था द्वंद। आज देखिए, दोनों एक सुर में बोल रहे हैं, प्रदीप यादव किनारे लगे हुए हैं। बंधु तिर्की भी प्रदीप यादव की तरह उसी पार्टी से आए थे, जेवीएम से ही आए थे। अंतर इतना था कि प्रदीप यादव भाजपा से गए थे, जेवीएम बनाया था उन्होंने बाबूलाल मरांडी के साथ, उनके खासम खास थे। और संघ और बीजेपी की पृष्ठभूमि है। बंधु तिर्की की पृष्ठभूमि सर्वदलीय रही है, वो भाजपा छोड़ के सारे दलों में रह चुके हैं, अपनी पार्टी भी बना चुके हैं। लेकिन वो जिस समुदाय से आते हैं और जिस धर्म को फॉलो करते हैं, उसकी वजह से कांग्रेस ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनको सजा हो गई थी और इस वजह से वो विधायक उनके नहीं रहे थे, उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। उसके बाद उनकी बेटी जीत कर आई उपचुनाव में और इस बार उन्होंने
2024 में विधानसभा का चुनाव जीता, मंत्री बन गई। बंधु तिर्की को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का। तो एक तरफ बंधु तिर्की भी है, उसी बाहर से ही आए हुए हैं। तो क्या उनको राजेश ठाकुर ही लेके आए थे? क्योंकि जब जेवीएम का स्प्लिट हुआ था तो बाबूलाल मरांडी बीजेपी में आ गए थे। उन्होंने क्लेम किया कि हमारा वाला जेवीएम असली है, इसका भाजपा में विलय हुआ। और प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने कहा कि हमारा वाला जेवीएम असली है, हमने इसको कांग्रेस में विलय किया। तो जब राजेश ठाकुर बंधु तिर्की को लाए तो उन्होंने बंधु तिर्की को संस्कार सिखाया, क्योंकि बंधु तिर्की तो कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, उनकी बेटी मंत्री भी बन गई। लेकिन प्रदीप यादव को नहीं सिखाया उन्होंने संस्कार। ऐसा हो सकता है क्या? इरफान अंसारी अगर ये कह रहे हैं कि प्रदीप यादव को, जी, उस संघ का संस्कार इतना ज्यादा उनमें गहरा है कि बाकी कांग्रेसी संस्कार उन पर नहीं चढ़ पाया, संभवतः ये मामला रहा होगा। नहीं तो जब संस्कार सिखाने की बात हुई थी तो एक और मान लीजिए कि हम स्टूडेंट अच्छे नहीं है तो गुरु जी थोड़े दोषी हो गए उसके लिए। अगर पंकज जी और आनंद जी एक साथ किसी जगह जाते हैं और पंकज जी ठीक सिस्टम में फिट हो जाते हैं, आनंद जी नहीं फिट होते, तो गुरु जी की क्या गलती है? शिक्षा तो उन्होंने ही दी थी, संस्कार तो दोनों को सिखाया होगा। तो ये क्या है? मतलब मुझे आनंद जी नहीं, एक मिनट में मेरा ऑब्जर्वेशन, जी जी हाँ, जी, मैं उस चीजों को ले जा रहा हूँ जिस दिशा में। देखिए, आज बंधु तिर्की ने अभी एक फॉलो अप का कॉन्क्लेव चल रहा था, उसमें बंधु तिर्की बार बार ये कह रहे थे कि देखिए झारखंड में जो ईडी और सीबीआई का रेड पड़ रहा है वो किसके यहाँ पड़ रहा है, कोयला का पड़े चाहे किसी का पड़े। उनका इशारा था कि जो रेड पड़ रहे हैं उसमें कोई झारखंडी नहीं है, कोई मूलवासी, कोई आदिवासी नहीं है। जो रेड पड़ रहे हैं वो बाहर से आए हुए यूपी बिहार के लोग। इनका नैरेटिव ये रहता है कि बाकी झारखंडी दलों का रहता है। तो उस इकोसिस्टम में बंधु तिर्की एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन कांग्रेस जो कहती है कि हम राष्ट्रीय पार्टी, हम सबकी बात करते हैं, वहां ऐसा बोलने वाला व्यक्ति कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर बोल सकता है। लेकिन उसी पार्टी का एक नेता अगर जनहित की बात कर रहा हो, खून की बात कर रहा हो, थैलेसीमिया की बात कर रहा हो, ये पूछ रहा हो कि आपके पास कोई सर्वे है कि नहीं, आपके पास ये है कि नहीं, और कोई ऑडियो में कोई अगर विधायक कह भी रही है, अगर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, तो इन सब बातों से कांग्रेस की छवि खराब नहीं होती है। ये सवाल बड़ा है कि क्या यहाँ पर वही मुद्दा चलेगा, धर्म का मुद्दा चलेगा या बाहरी भीतरी का ही मुद्दा चलेगा? राष्ट्रीय पार्टियां भी इसी मुद्दे पर राजनीति करेंगी तो फिर राज्य आगे कैसे बढ़ेगा? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण। इसको मैं बिल्कुल अलग तरीके से, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स अगर मैं सोचने की कोशिश करूं, तो जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है कि आगे जाकर के कांग्रेस स्प्लिट हो जाए या कांग्रेस में को ही कांग्रेस मुक्त करना है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ बहाने तो बनाने होंगे ना। तो उस बहाने में कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बहाने के तहत ये इस सारी चीजों को मतलब जो मतभेद है इसको उभारा जा रहा है। भले उस पेन ड्राइव में उन्हें कुछ ना दिया हो, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हो, लेकिन ये मतलब कैमरे के सामने इस चीज को दिखाने की क्या जरूरत है? अगर कुछ देना ही था तो मतलब बहुत सारी जगह है जहां वो दिया जा सकता था। क्या इसको इस मतभेद को बढ़ा करके ये जो तोड़ फोड़ की जो बात भविष्य में करने की हो रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस की चेहरे पे मायूसी इन दिनों अच्छे से देखी जा सकती है, कौन मंत्री रहेगा नहीं रहेगा, सब अपने नए अलाइनमेंट सोच रहे हैं, तो क्या वो एक बहाना तो नहीं बनाया जा रहा है? मैं ऐसा, मतलब ये मेरा सवाल है। क्या कहते हैं पंकज जी? जी, मेरा ऑब्जर्वेशन यह है कि कांग्रेस में सामाजिक आधार पे अगर कहें तो दो गुट साफ साफ नजर आते हैं। एक है यहाँ क्रिश्चियन गुट जिसको बोल सकते हैं, या उसको मूलवासी आदिवासी वो लोग बोलते हैं, वो गुट है, वो हमेशा कांग्रेस में स्ट्रांग रहा है, पीसी जॉर्ज के जमाने से भी, और इससे पहले और हुआ करते थे सोनिया गांधी का वो जो पूरा सेटअप था उसमें। दूसरा, यहाँ कांग्रेस के अंदर हमेशा से सवर्ण नेता भी रहे हैं, चाहे राजेंद्र बाबू रहे हो, ददई दुबे रहे हो, हमेशा से। यहां आप देखिएगा कांग्रेस के अंदर दो तरह का सेटअप काम करता है, जिसमें मैं राजेश ठाकुर, प्रदीप यादव, अनूप सिंह को एक खांचे में रख रहा हूं, और बंधु तिर्की या उस तरह अभी जो खिजरी वाले विधायक है वो सब दूसरे खांचे में। यहां पे आप देखिएगा दोनों के मुद्दे अलग होते हैं, दोनों के आपस में विवाद भी होता रहता है। जब तक आपको क्या लगता है राजेश ठाकुर को हर कोई पसंद करता था? नहीं, कांग्रेस के अंदर ही उन्हें हटाने वाले ज्यादा थे, और कौन लोग थे वो हर किसी को पता है। अब किसका लिंक वहां ज्यादा स्ट्रांग है? जैसे कि दिल्ली के बारे में बातचीत की जाती है तो कहा जाता है कि भाई राहुल गांधी जो हैं वो क्रिश्चियन लॉबी, आदिवासी लॉबी, दलित, इन सब की बात ज्यादा करते हैं, वो सोनिया गांधी वाला वो जो है। प्रियंका गांधी के हमेशा आप देखिएगा कि जो शिष्य है या मार्गदर्शक है तो आचार्य प्रमोद कृष्णन होंगे,
या अजय राय हो जाएंगे, या झारखंड की बात करें तो सुना है कि उनका अच्छा पड़ता है प्रदीप यादव से, क्योंकि जाते हैं तो वहां मुलाकात होती है। तो ये जो डिवीजन है ये ऊपर से नीचे तक दिखता है, साफ साफ ये दिखता है। और आप देखिए कि हमेशा से द्वंद रहता है। ये कहेंगे बाहरी भगाओ, अगर बंधु तिर्की, तो अनूप सिंह कहेंगे कैसे भगाओ, देखते हैं कौन भगा लेता है। वो होता है कि नहीं हमेशा से। दोनों की कंस्टिट्यूएंसी अलग है, वोटर अलग हैं। तो ये जो फॉल्ट लाइन है कांग्रेस की, इस पे हमेशा से देखिए कि अब हाँ, अब जिनको मिल गया, मान लिया कि किसी एक को मंत्री पद मिल गया, इरफान अंसारी को या किसी और को, तो जो दूसरा है देखता है कि वो किसकी तरफ का काम करे। आजकल इरफान अंसारी मूलवासी और आदिवासी की तरफ ज्यादा है। प्रदीप यादव थोड़ा सा, क्योंकि उनका जो पूरा समाज है वो बिहार से भी थोड़ा कनेक्टेड रहा है। संजय यादव की मैं बात कर रहा हूं, उनके बारे में चर्चा चली कि वो बिहार में भी वोट दे के आ जाता है और यहां भी वोट दे देता है। ये कांग्रेस के ही लोग हैं और यहाँ के मूलवासी आदिवासी की राजनीति करने वालों ने इसे आगे बढ़ाया था। तो ये डिवीजन भी हमें ध्यान में रखना होगा कांग्रेस के अंदर। नहीं, कांग्रेस के अंदर नहीं, हम सामाजिक स्तर पर। हाँ जी जी बोलिए। बिल्कुल, इस डिवीजन को जो इन्होंने कहा ना, एकदम साफ साफ दिखता है कि ये वाला जो डिवीजन है, ये अगर पाला बदलना हो तो ये सीधे सीधे बीजेपी के इकोसिस्टम में आराम से फिट हो जाएंगे। अगर मैं स्पेसिफिकली अगर अनूप सिंह की बात करूं तो मैं हैरान हूं कि वो आदमी अभी तक कांग्रेस में क्या कर रहा है। नहीं, उसके पीछे एक बड़ा कारण, हाँ, उसके पीछे एक बड़ा कारण उनकी मजदूर राजनीति भी है। बिल्कुल, विधायकी से ज्यादा बड़ा उनका जो पोर्टफोलियो है, जो इंटेक का पोर्टफोलियो है, वो मजबूरी है कि कांग्रेस के साथ एफिलिएटेड है। अगर इंटेक उनका ना होता तो कब कब बीजेपी में आ गए होते। ऐसा पूरा का पूरा जो उनका जो है, उनका जो वोटर है, उनका जो पूरा सब कुछ मतलब फिट बैठता है बीजेपी के इकोसिस्टम के साथ। और प्रदीप यादव के बारे में बोल रहा हूं सर कि वो इसीलिए कांग्रेस में है क्योंकि निशिकांत दुबे को बार बार टिकट मिल जाता है। अब निशिकांत दुबे क्या है कि 3 बार 4 बार के सांसद हो गए हैं, और इधर खबरें ऐसी है, सुनने में आ रहा है कि थोड़ा सा ऊपर का समीकरण में उनका गड़बड़ा रहा है। तो हो सकता है कि वहां भी एक कोई चांस बनता हुआ देख रहे हैं। तो और क्या कारण हो सकता है बताइए? प्रदीप यादव कांग्रेस में आज क्यों है? अगर उन्हें गोड्डा लोकसभा का दे दिया जाता टिकट तो वो बीजेपी में होते। तो ये भी देखना है। उसके अलावा और भी देख लीजिए ना, जो इस तरह के सवर्ण नेता जो सो कॉल्ड कांग्रेस की राजनीति करते रहे, आप पलामू साइड में देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे हैं। आप धनबाद साइड में देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे हैं। तो एक जो गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा वाली राजनीति, अरे अभी मैं तो देख रहा हूं कि एक नया यहां चल रहा है, उरांव जनजाति को टारगेट करना। क्या वो भी किसी खास मकसद से किया जा रहा है? क्योंकि मैंने 1-2 स्टेटमेंट देखे हैं, कोई आदिवासी एक्टिविस्ट है जो कि आदिवासी एक्टिविस्ट है जो कि ईसाई हैं, वो ये कह रहे हैं कि उरांव जो है वो बाहरी हैं और वो तो वहां बक्सर वगैरह कहां से आए, वो रोहतास गढ़ से आए हैं, और वो मूल नहीं है। और ये भी, और जो आवाज उठाने वाले उनका भी एसोसिएशन कांग्रेस से ही है, और कांग्रेस के ही सबसे बड़े नेता रामेश्वर उरांव भी है। ये भी तो देखना होगा ना। रामेश्वर उरांव तो गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं, हम रोहतास से आए थे। और कार्तिक उरांव जो सबसे बड़े नेता हुए समाज के, वो तो कहते थे कि हम तो हिंदू हैं, हम तो ओ राम कहते कहते उरांव हो गए। बिल्कुल। लेकिन मैं जो राजनीति में हम लोग जिस तरह की बात कर रही है, समाज में भी दिख रहा है। जैसे आपने अभी उन सामाजिक कार्यकर्ता का जिक्र किया, आपसे बड़ा फेसबुक पर प्यार मोहब्बत हो रहा था, मैं देख रहा था। आपने कुछ लिखा, फिर उन्होंने भी कुछ लिखा आपके ऊपर। आप वैसे भी बड़े चर्चित व्यक्तित्व हैं, कम से कम जहां तक सोशल मीडिया की बात है। पंकज जी से कोई सामने मिलेगा तो फिर विश्वास करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि यही आदमी सोशल मीडिया पर है। तो आपसे ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन ये एकदम 2 पर्सनालिटी हैं। हाँ, कई बार मुझसे लोग कहते हैं कि इनको क्यों ले आते हैं। हम बोले आप जानते नहीं इसलिए ऐसा कहते हैं, सिर्फ इनको जो आप सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन किसी भी मुद्दे पर दोनों पक्षों की राय आनी चाहिए। जी बिल्कुल। और मैं तो सर इस राय का व्यक्ति हूं कि हर इंसान की अपनी पसंद है। अगर शशि जी को जिलेबी पसंद है और आनंद जी को रसगुल्ला पसंद है तो दोनों झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर आनंद जी कहेंगे तुम जिलेबी क्यों खाओगे, हाँ, अपनी अपनी पसंद आप हो सकता है ये है, लेकिन व्यक्तिगत नहीं है कुछ भी। मैं इतना जानता हूं कि मैंने व्यक्ति के रूप में किसी को टारगेट नहीं किया है। हाँ, विचारधारा, संगठन, वो सब अलग बात है, वो सब मैं करता हूं और करता रहूंगा, मेरे पे कोई दबाव काम नहीं करता, वो अलग बात है। हाँ, और दिक्कत क्या है कि हाँ, व्यक्तिगत रूप से किसी का नहीं है कुछ।
पंकज जी समान रूप से लोगों को नापसंद है, मतलब जिनके बारे में वो लिखते हैं वो तो नापसंद करते हैं, और जो जो जिस खेमे पे लिखते हैं वो भी नहीं, जो माना जाता है कि जिनकी बात करते हैं या जिनकी जो इनकी विचारधारा जिस दल से मैच खाती है, उस दल के लोग तो इनको बाकी लोगों से भी ज्यादा नापसंद करते हैं। समस्या ये है। खैर सर, कांग्रेस वाली बात कर लेते हैं, चलिए ये व्यक्तिगत हो जाएगा फिर। खत्म करते हैं पहले कि नहीं तो ये बातचीत है, कोई औपचारिक ऐसा नहीं, हम लोग तो इसी बीच में समाज के भी मुद्दे पर, किसी का नहीं हुआ वो अपने हिसाब से चलेगा, कोई बांध नहीं सकता। हाँ, लेकिन सर एक चीज मैं और बोलता हूं कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के भी जो सवर्ण नेता हैं वो बड़ी अच्छी मेरे से बातचीत करते हैं, और मैं नाम किसी नहीं लूंगा, व्यक्तिगत जीवन में जब आइएगा तो वो घर आना जाना सब कुछ ठीक है। और बीजेपी के भी कुछ जो लोग नेता हैं जो कि खांटी वो संघ वाले संस्कार, वो जो पुराने जमाने वाले कड़िया मुंडा टाइप के जो है ना, उनको मैं पसंद हूं। हाँ, वो जो मनी वाला जो सिस्टम है ना, वो मैं मिसफिट हो जाता हूं वहां। और यहाँ पे मिशनरी वाला, मनी या मिशनरी दोनों मेरे दुश्मन है, पार्टी कोई भी हो। हाँ, लेकिन जो लोग जो आदिवासियत की, झारखंडियत की बात करते हैं, वो भी समय आने पर अपने आप को क्या अपने पूर्वजों का हवाला देते हैं। आपको याद होगा दो चुनाव पहले फुरकान अंसारी का बयान है, लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि हमारे पूर्वज यादव थे। भाई आपको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि हमारे पूर्वज यादव थे, अगर आपने जब धर्म बदल लिया? और दूसरा क्या है ना कि ये तो अलग से आप इस पे एक चर्चा रखिएगा कि मतलब कौन मूलवासी है और कौन प्रवासी है और कौन बाहर से आया है, तो इस पे इतनी लंबी चर्चा हो जाएगी। और मैं दावा करता हूँ कि कोई भी अगर ईमानदारी से चर्चा करे तो इस चर्चा के बाद दोबारा फिर ये बात कभी नहीं करेगा। ईमानदारी नहीं होती इस मुद्दे पे। आज ये हर कोई कहीं ना कहीं से तो आया है साहब, कहीं ना कहीं से कोई आया है, और कोई फैक्ट्री में तो बना नहीं है कि और कोई औद्योगिक क्रांति के बाद तो आदमी बना नहीं। आदमी तो सारे प्राचीन ही हैं, कोई गोरा पैदा हुआ, कोई काला पैदा हुआ, और शहर में कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जब आदमी पैदा हुआ तो शहर थे नहीं। तो आदिवासी तो इस तरह से देखेंगे तो सारे लोग थे, सारे लोग जंगले से निकल के आए हैं। अंग्रेज और गोरे आदिवासी भी मिलेंगे आपको साहब। हाँ, अंग्रेज और गोरे आदिवासी मिलेंगे। और एक चीज आनंद जी, मैं गुरु जी के राजनीतिक जीवन में देखता हूं तो जो उन्होंने शुरुआत की ना, उन्होंने शुरुआत की साहूकारों के खिलाफ, वो जो सूद पे पैसे लगाते थे उनके खिलाफ। महाजन कौन थे? महाजन कौन थे? आदिवासी गांवों में, सुदूर जंगलों में महाजन कौन थे? जो शहरों में काम करने आए वो तो नहीं थे, क्योंकि उनके साथ तो कांटेक्ट आदिवासियों का था नहीं। वो आंदोलन किसके खिलाफ था? वो आंदोलन था साहू जी के खिलाफ। वो आंदोलन था जो दुकान लगाता है बनिया के खिलाफ, जो सूद पे पैसा लगा उसी के खिलाफ होगा ना। तो आज वो दोनों आदिवासी मूलवासी हैं, और जिनका कुछ लेना देना नहीं था उस आंदोलन से, वो बाहर के प्रवासी हैं। तो राजनीति अपने सुविधा के अनुसार ढाल लेती है चीजों को। यहां बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा बाहरी हो गए यहां पे, और पता ये कहते हैं कि चूंकि पॉलिटिकल पार्टी में, फलाने पॉलिटिकल पार्टी में है तो वो बाहरी हो गए या वो समाज के गद्दार हो गए। और मैं शुद्ध रूप से ऐसा लोगों को जानता हूं जिनका आज भी सब कुछ बिहार और यूपी है, लेकिन चूंकि वो सत्तारूढ़ पार्टी में है तो वो भीतरी की राजनीति कर रहे हैं। तो ये भी एक सुविधाजनक नेता आपस में ढाल लेते हैं एक दूसरे से। नहीं, और ये ना आपके धर्म पर, जाति पर भी डिपेंड करता है कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप बिहार के हैं, अंडमान के, से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन पर फर्क नहीं पड़ता। ये तो है। हाँ, आप देखिए कि जब बिहारी या बाहरी की बात होती है तो उसमें कभी किसी मुसलमान नेता को किसी ने नहीं कहा कि आप बाहर से आए हैं। किसी बड़े मुसलमान उद्योगपति को, व्यापारी को किसी ने नहीं कहा कि आप बाहरी हैं। टारगेट कौन होता है? फॉरवर्ड क्लास का व्यक्ति या बिजनेस क्लास का व्यक्ति, कि ये बाहरी है, इन्होंने शोषण किया, इन्होंने ये किया, बाकी से इनको नहीं मतलब है। तो ये अलग सुविधा की राजनीति चल रही है। दूसरा क्या है कि आदिवासी अलग से और भी उस तरह के स्वर जो हों, हाँ, वो होगी। अभी कांग्रेस पे लौटा जाए। दूसरी चर्चा नहीं है, कांग्रेस का तो हो गया। दूसरी एक ये समस्या है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। ठीक है, मान लिया आदिवासी हिंदू नहीं है, तो क्या आदिवासी क्रिश्चियन है?
कि आदिवासी मुसलमान है, तो ये कोई क्यों नहीं कहता कि आदिवासी हिंदू नहीं है तो आदिवासी क्रिश्चियन भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है। तो आदिवासी सर क्रिश्चियन है, ये एक्सेप्टेड है। आदिवासी सर मुसलमान है लक्षद्वीप में और लद्दाख में, ये एक्सेप्टेड है। पूरा नॉर्थ ईस्ट का आदिवासी अगर क्रिश्चियन है तो एक्सेप्टेड है। पर कहीं अगर आदिवासी हिंदू कह दिया जाता तो ये बड़ा रिएक्शन हो जाता है। ये क्यों होता है, ये मुझे थोड़ा सा आप लोग बताया, सर क्या आप एक चीज मैं एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि आदिवासी सरना है, वो सरना धर्म के जो भी देवी देवता को पूजते हैं। मैंने आज तक किसी लेकिन हिंदू को लेकिन ये पंकज नहीं कहा। जी, नहीं राजस्थान नहीं, का मैं सुनिए आदिवासी सुनिए, कैसे शर्मा है? हाँ वो नहीं नहीं, वो तो मीणा लोग अलग हैं, मीणा लोग। अच्छा नहीं नहीं, सर, मैं भील एक बात है। बताता हूं कि पूरी हाँ, आदिवासी बिरादरी जितनी है झारखंड की, मैं झारखंड स्पेसिफिक बात करना चाहता हूं, एक आदमी ये कहेगा कि किसी हिंदू ने हमें सरना स्थल पे जाने से रोका, या मसना स्थल पे या जाहिर स्थान पे जाने से रोका, या सरहुल मनाने से रोका? नॉट इवन सिंगल हिंदू। हाँ, ये बात सच है कि मिशनरियों ने उनके भगवान को शैतान पूजना कहा है, और मेरे पास फादर की वो चिट्ठी है जो कि आदिवासी अपने ही प्रचारक को लिख रहा है कि शैतान की पूजा बंद कर दो। जो आदिवासियों के देवी देवता है वो शैतान कैसे हो सकते हैं? हमारे लिए सब पूज्य हैं। देखिए, प्रकृति पूजा की बात करें तो हम तो वो हैं जो भगवान सूर्य की भी पूजा करते हैं, नदी के जल में खड़े होकर पूजा करते हैं, सारी प्राकृतिक चीजों से पूजा करते हैं, चाहे गन्ना हो या ये हो, तो प्रकृति पूजा तो वहां है। आज तक किसी हिंदू ने किसी आदिवासी के एक भी देवी देवता के बारे में गलत बात नहीं कही है। हां, मिशनरियों ने कहा है, उन्होंने शैतान बताया, और ये आदिवासी समाज को समझना। हमें नहीं पता, आप मत बनो हिंदू, आप अपने सरना धर्म का पालन कर लो, इस देश में उतने से ही शांति या खुशहाली आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि ये कहते हैं कि हम क्रिश्चियन होने के बाद भी आदिवासी हैं। ठीक है, आदिवासी तो हैं क्योंकि आप यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन जब आपने अपने देवी देवताओं को छोड़ दिया, जैसे आप संथाल हैं, तो संथाली देवी देवता को नहीं पूजते हैं, फिर संथाली कैसे रहे? आपका पहनावा, आपके भाषा, आपका इष्ट देव, आपका सब कुछ बदल गया। आदिवासी हैं, मैं मान सकता हूं कि चलिए आप चूंकि यहीं के रहने वाले हैं तो हैं, लेकिन संथाली कैसे हैं? या फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं फलाने आदिवासी में फलाने कास्ट का हूं? कैसे? कोई आए मेरे पास, मैं तो चाहता हूं कि कोई मिशनरी के बहुत पढ़े लिखे लोग आए और एक स्वस्थ विमर्श हो कि कैसे हैं। हाँ, और अगर दोनों हैं तो फिर दोनों का फायदा नहीं उठाना चाहिए कि क्रिश्चियन अल्पसंख्यक वर्ग का भी फायदा उठा लिया और आदिवासी में एसटी का भी उठा लिया। दोनों में से कोई एक चुन लीजिए कि हम आपको क्या उठाना है। ऐसे कैसे कि आप अल्पसंख्यक का जहां मिल रहा है वहां अल्पसंख्यक का ले लिए, और जहां आदिवासी का मिल रहा है जहां आदिवासी का ले लिए? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे अच्छे भाव से के हाँ शशि जी, आप बताइए। मेरा ये कहना था कि बिना रोष अगर के, बिना क्रोध के, आराम से। अगर ये कौन से लोग हैं जिनको आदिवासी के कन्वर्ट होने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको हिंदू कहे जाने पर आपत्ति, और है तो क्यों है फिर? और ये जो डीलिस्टिंग की मांग चल रही ये है, लोग अभी अभी देखा मैंने, एक युवा नेता है, उन्होंने बाल वाल छिला लिया है, कुछ लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, कुछ लोग उनके समर्थन में हैं, तो ये क्या है सब? ये जो मेरी समझ में यही आता है कि अभी जिस तरीके से भारत बदल रहा है पिछले कुछ समय से, जिस तरीके से पूरा का पूरा इकोसिस्टम भारत का बदल रहा है, अब जो बचा खुचा रह गया है पुराने अवशेष, वो बस इन्हीं इलाकों में बचा है, खास करके झारखंड वगैरह में। अब ये रीअलाइनमेंट का चल रहा है, जो वो शक्तियाँ जो पहले बहुत पावरफुल थी, अब उनकी शक्तियाँ कम हो गई है, वो अब अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो किसी तरीके से उस चीज़ को, मतलब जो पहले से उनकी ताकत थी उसको बचाए रखने की आखिरी लड़ाई है। शायद ये इनकी हारी हुई लड़ाई है, अब ये जीतने को नहीं, अब ये खत्म होने को है। देखिए, इससे मुझे ज्यादा लगता है कि जो लोग फंड कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा अमेरिका से और पूरे कनाडा से आदिवासियों को खत्म कर दिया, जिन्होंने पूरा अफ्रीका कन्वर्ट करा दिया इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में, वो यहाँ धर्म बचाने की बात करें, इससे बड़ी विडंबना कुछ हो सकती है क्या? और ये सर यही तो एक मैंने चीज कहा ना और कि है। बड़ी हाँ, नियत की जी। बात है। नहीं आप विमर्श में कभी भी खुले मन से आ नहीं रहे हैं, आपके पेचीदा पेचीदा एजेंडे हैं। आप खुल के 4 सवालों का जवाब दे दीजिए ना, आपका सारा का सारा आपका एजेंडा एक्सपोज हो जाएगा। एक बार पहले आप लकीर खींचिए कि हम ये कह रहे हैं, ठीक, इस पर टिके रहिए। और फिर आते अब एकदम जैसे गोल पोस्ट बदलते रहते हैं ना बार बार,
गोल पोस्ट अपनी सहूलियत के हिसाब से। अभी 2 मिनट में कुछ कहा, 2:06 में वो कुछ और कहने लगेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर ग्रह नक्षत्र इनके बदल रहे हैं, और कोई बात नहीं है। अगर अब आदिवासियत की वकालत ये अमेरिका वाले करेंगे, एक को नहीं छोड़ा, और वो वकालत करेंगे, बताइए। और कनाडा में तो कहीं कोई एक कन्फाइंड जगह पे रखा है जहां वो निकल नहीं सकते उस जगह से बाहर, और आदिवासियों की इतनी चिंता है तो फिर पूरा अफ्रीका इन्होंने क्यों नहीं बचा लिया? वहां के लोग क्यों आप भुखमरी पे और गरीबी में जी रहे हैं? ये जो भी जागृत होगा, कम से कम मतलब अगर आध्यात्मिक रूप से जागृत होगा, वो पहले तो कभी भी किसी को भी गलत कह ही नहीं सकता। वो खुद से जागृत है तो मतलब उसके लिए तो फिर राजनीति कोई चीज ही नहीं है। लेकिन जो राजनीति में है वो हर चीज को अपने फायदे के लिए तोड़ मड़ोड़ के इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, और उसका जब काउंटर होगा तो फिर वो और तोड़ेगा। फिर उधर से भी ये पेचीदा बना के रख छोड़ते हैं। सामान्य लोगों को सच पूछे तो उनसे फर्क नहीं पड़ता है जी। अभी सिंपल है इसमें। आनंद जी, किसी की नीयत साफ नहीं है इसमें। बिल्कुल आनंद जी, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो यूरेशिया से आए हैं, और जो बाहर से अभी आ रहे हैं फादर लोग जो यहाँ करने, वो सब यहाँ के मूलवासी हैं। एक बेल्जियम का जियान ड्रेज है, वो यहाँ के मूल निवासियों की लड़ाई लड़ रहा है, और जिसका सैकड़ों पीढ़ी से यहाँ पे हैं, उनको बाहरी कह रहा है। हाँ, मतलब इस देश में जब ईसा पूर्व 500 साल पहले जब बुद्ध और महावीर पैदा हुए, और जब पारसनाथ की पहाड़ी पर 23 तीर्थंकरों ने आकर निर्वाण प्राप्त किया, उस समय भी तो आदिवासी थे यहाँ पर ना। बिल्कुल, कभी नहीं झगड़ा रहा। दो बात इस पे मैं कहना चाहूंगा कि एक तो किस कहते हैं, मतलब ये तो अब आधिकारिक रूप से प्रमाणिक बात हो गई कि ये अपना ये जो झारखंड की धरती है, समुद्र सबसे पहले ऊपर आने वाली धरती ये है। इसका मतलब पूरी सभ्यता विश्व की सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है, तो सब तो यहीं के हैं। तो यहाँ से के बाहर का तो कोई नहीं, यहाँ से बाहर लोग गए हैं मान लिया, चलिए ठीक, एक चीज। दूसरा, अब जो रिसेंट की बात करें, यहाँ हर जिले में घूमना शुरू कीजिए, झारखंड में हर जिले में कोई ना कोई एक ऐसा मंदिर आपको मिल जाएगा जो सैकड़ों साल पुराना है। तो ये किसने बनाया? आप रजरप्पा के रहने वाले हैं। रजरप्पा का जो देवी मंदिर है वहाँ पुजारी कौन है? देवड़ी मंदिर जो जहाँ से हम रांची और जमशेदपुर के बीच में जो देवड़ी मंदिर है, वहाँ पुजारी कौन है? सब आदिवासी हैं। तो अगर ये हिंदू नहीं है तो ये में ऐसे मंदिर, ऐसे स्थान मिल जाएंगे जिनका कि मतलब इस परंपरा से आपका नाता मिलेगा। तो है ना कि मैंने कि ये सब उलझाने के लिए अपने अपने हिसाब से ईमानदारी से सबको बंद कमरे में बोलिए, कोई कैमरा नहीं है, सीधा सच बताओ। तो सच बताओ, झूठ बोलोगे तो तुम्हारा मुंह जल जाएगा। मंदिर का घंटा बजाने वाला आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन चर्च का घंटा बजाने वाला जो आप क्रिश्चियन है वो आदिवासी माना जाता है। बिल्कुल। तो घंटे में भी यही फर्क है। अपने ही तो है, कहा 200 साल भी नहीं हुआ है, कहा मतलब उलझा ये लोग, मेरी समझ में नहीं आता। आओ ना भाई, सब तो एक ही हैं, समझता क्या नहीं है सब, बस वही एजेंडा है। अब इसमें भी गिनती कर लीजिए साहब, सबको, मतलब अगर एक एकदम से ना आप चलिए, कोई एक मोहल्ला पकड़ते हैं हम लोग, रांची का ही कोई एक मोहल्ला पकड़ते हैं और सबका निकालते हैं 2 जनरेशन, 4 जनरेशन, 6 जनरेशन, 10 जनरेशन पहले तक का, कौन कहाँ निकलेगा? बिल्कुल ठीक है, अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन अतीत को लेकर इस तरह उलझना ठीक नहीं है। सच बताएं, अभी हो क्या रहा है? 15 दिन पहले तक सब कुछ, अब ये सरकार वो सरकार बनेगी तो अभी स्टॉप लॉक अरेंजमेंट है, अगले 1-1.5 महीना कुछ नहीं होना है उस दिशा में, तो स्टॉप लॉक अरेंजमेंट है। अब जो कांग्रेस को सामने लेकर के हम लोग मस्ती कर रहे हैं, पूरा अभी वही मस्ती चल रही है। लोगों को चारा भी वही दिया जा रहा है, उन लोगों का ये CD, ये पेन ड्राइव दिया जा रहा है, तो वो झगड़ा कर रहे हैं, बस ये मनोरंजन। अब 14 मतलब खरवास खत्म, मकर संक्रांति के बाद तक थोड़ा सा विमर्श बिल्कुल बदल जाएगा। फिर से हम लोग हेमंत सोरेन की सरकार को मतलब में बीजेपी के बनवा रहे होंगे, कुछ रहे हैं, अलाइनमेंट करवा रहे होंगे। अभी कांग्रेस हम लोग को खरवास में जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो कांग्रेस है। तो सर एक बात और है कि आपने कहा आदिवासी, मुझे लगता है कि जितना ज्यादा तीर्थाटन किसी भी नेता के मुकाबले हेमंत सोरेन ने किया है, मैंने और किसी
नेता को यहाँ नहीं देखा है। मैंने उन्हें हरिद्वार में भी देखा, उनकी तस्वीरें हैं, गंगा आरती में शरीक होते हुए देखा, बालाजी तिरुपति में देखा, देवघर के मंदिर में कई बार पूजा करते देखा। तो जिस राज्य का नेतृत्व इतना सनातनी हो, उसके बारे में फिर चर्च में भी जी उतना ही ये हेमंत बिल्कुल इस बिल्कुल बिल्कुल मामले मैंने हेमंत सोरेन की भी बोला कि ये आदमी सब जगह और भक्ति भाव में कहीं कमी नहीं देखती है। मतलब उसका नहीं लगता कि वो नहीं नाटक कर रहा, लग रहा है सच में वो सही में पार्टिसिपेट करता है। वो आदमी चर्च में भी जाता है, वैसे ही पार्टिसिपेट करता है, वो बाबा धाम चला जाए वैसे ही पार्टिसिपेट करता है। मतलब यहाँ इस मामले में अगर ठीक से खेला जाए ना, तो सौहार्द का झारखंड बहुत जबरदस्त उदाहरण पेश कर सकता है देश दुनिया के सामने। देखिए जो चुनिंदा लोग पहचान करके ना उनको एक्सपोज कर देना चाहिए कि ये लोग विडंबना क्या हो गई है शशि जी की हमारे समाज में, पूरे देश में सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करें। सेक्युलरिज्म का मतलब ये हो गया है कि आप हिंदुओं को गाली दे, हिंदू का विरोध करेंगे तो आप सेक्युलर कहलाएंगे। इसका डिक्शनरी में इसका मायने बदल देना चाहिए। जो मतलब इतना गलत तरीके से शब्द को इस्तेमाल किया गया है कि कोफ्त होती है, ये शब्द आते के साथ ना झनाट होता है दिमाग के अंदर में। अरे धर्म निरपेक्ष का मतलब दो हो सकता है ना, या तो आप धर्म से ही निरपेक्ष हो जाइए, या निरपेक्ष होकर सभी धर्मों को बराबर मान लीजिए। धर्म निरपेक्ष का तो दो मतलब हो सकता है कि आप निरपेक्ष हो जाइए, मुझे किसी धर्म से कोई मतलब नहीं, या फिर आप निरपेक्ष होकर सभी धर्मों में बराबर आस्था रखिए, ये भी तो हो सकता है धर्म निरपेक्षता का मतलब। लेकिन यहाँ तो हमारा है कि भाई हम अगर हिंदुओं का विरोध करेंगे, किसी खास वर्ग को, किसी खास समुदाय को अगर हम वोट के लिए अपनी तरफ लाएंगे तो हम सेक्युलर हैं, और नहीं तो फिर हम सांप्रदायिक हैं। जो हिंदू की बात करेगा वो सांप्रदायिक होगा, जो हिंदू को गाली देगा वो धर्मनिरपेक्ष होगा। यही देश में चल रहा है। बस ये हम लोग हेमंत सोरेन के जो इस तरीके से मैनिपुलेटिंग बात करते हैं। अब हमारे बाद का जो नया वाला जनरेशन है, जिसको जेनजी उंजी और ये क्या क्या कहते हैं, ये लोग ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजों को समझ देख रहा है, वो समझ रहे हैं। उनको इस मामले में बताना बड़ा मुश्किल है। हम ही लोग सबका चेहरा देखकर इसको उसको समझाने की बात कर रहे हैं। वो साफ, उसके सवाल बहुत सटीक है, उसके मतलब संदर्भ भी बहुत सटीक है, उसको आप बरगला नहीं सकते। इंतजार कीजिए ना, बस 10-1 साल के अंदर सारा सवाल ये क्लियर हो जाना है। कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये फालतू सवाल खत्म हो जाने हैं समाज से बहुत जल्द। जी सर, हम लोग तो उस परंपरा से है, जब गांव में मस्जिद थी तो जब स्कूल से आते जाते थे तो गलती से भी मस्जिद के आसपास पेशाब नहीं करते थे या थूकते नहीं थे, क्योंकि ये देवताओं का निवास है, चाहे किसी के भी, और उतने दूर के बाद ही ये करते थे। तो एक आम हिंदू इतना उदार हृदय होता है, हम जब कहीं भी चर्च में भी घूमने फिरने गए, गोवा में गए, कहीं कभी भी गलत इंटेंशन के साथ अंदर नहीं गए कि किसी के भी हैं देवता है वो हैं। हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। जी शशि जी। तो ये कोई भी जो मतलब थोड़ा सा भी सजग आदमी होगा ना, जो सही मायनों में सेकुलरिज्म का मतलब जो इस शब्द को बरतता होगा, वो कभी किसी दूसरे की चीजों में अड़ंगन नहीं लगाएगा। वो फिर आपको ईसाई हो या हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी, ये बहुत मुट्ठी भर लोग हैं। इनको अगर पहचान कर लीजिए ना, आप कुछ नहीं, मोहल्ले की पहचान शुरू कर लीजिए। सिर्फ आप अपने मोहल्ले में उन 4 लोगों को नहीं जानते हैं क्या बदमाशी कौन करता है, जानते हैं हम, बस हम उसको बोलते नहीं। सर थोड़ा सा एक अंतर मैं ये बता दे रहा हूं, नहीं, एक अंतर थोड़ा सा जो मैं महसूस करता हूं वो ये है कि जो धर्म या मजहब या संप्रदाय जो भी कह लीजिए, जो हिंदुस्तान की मिट्टी से निकले हैं, जैसे जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, या शैव हो, शाक्त हो, वैष्णव हो, इनका जो दुनिया के प्रति जो नजरिया है वो अलग है। लेकिन जो अब्राहिमिकल रिलीजन बोलते हैं ना, वहां पे एक्सेप्टेंस नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, या तो मैं हूं या तुम हो। सेमेटिक रिलीजन में तो आपको एक किताब है और उस किताब से बाहर आप नहीं जा सकते। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारा जो नजरिया देखने का है उनका है वो अलग है। अभी ये अलग बात है कि जी, मैं जावेद अख्तर का रील देख रहा था, उन्होंने कहा कि भाई हम जिस देश में पैदा हुए हैं उसकी अपनी परंपराएं हैं, अपनी मूल्य, और इतने हजारों सालों से हम लोग के बावजूद और इतने सारे धर्मों के बावजूद ये बचा हुआ है। तो इसलिए बचा हुआ है क्योंकि अपनी विशिष्टता, ये उदार जगह है, यहाँ जो धर्म जो है वो उदार है, इसलिए अभी तक बचा हुआ है। बाकी आप देख लीजिए तो आप
फिर वही क्यों बनना चाहते हैं जैसे सऊदी अरब के लोग हैं, उन्होंने बिल्कुल ये कहा, क्यों बनना चाहते हैं उस तरह का। तो ये एक बड़ी बात है, लेकिन है कि दिक्कत ये जा रहा है कि यहाँ भी उसी तरह का एक कट्टरपन हावी होता जा रहा है, और जिसके रिएक्शन अब आपने ठीक कहा कि अब तो जो जेनजी वाले बच्चे हैं वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल करते हैं, और उनके सवाल का जवाब मुझे लगता है कि अगर वो बैठ जाए किसी रेडिकल आदमी के पास तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा उसको। ये हम लोग ही हैं जो निभा रहे हैं, हम लोग निभा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो अपने बाप दादाओं से सीखा, और अब हमारे बच्चे जिस तरह के हो गए, तो हम लोग तो वो चक्की के दो पाटों के बीच वाले जनरेशन है, जो जिन्होंने बाप से भी सुना, बच्चों से भी सुन रहे हैं। तो ये जो है जो पुरानी परंपरा को ढो रहे हैं, आधुनिकता के साथ चलने का कोशिश। जी, मानव सभ्यता के इतिहास में हम लोग एक ऐतिहासिक जनरेशन के रूप में याद किए जाएंगे, जो ये 70 से लेकर के सन 2000 तक के बीच के पैदा हुए लोग हैं। हाँ, जिन्होंने ढिबरी से लेकर और ताली बजने से बल जलते तक देखा है, सब कुछ देखा है। कुछ देखा है। जी, तो चलिए चर्चा तो सर, मैं सिर्फ इतना मैं अंतिम में सिर्फ इतना कहूंगा कि वो जो अब्राहिमिकल या सेमेट्रिक रिलीजन है, उससे अपने यहाँ के जो रिलीजन है उसकी तुलना मुझे थोड़ा सा अन्यायपूर्ण लगता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि वहां नहीं हो सकती, क्योंकि उनके यहाँ है या तो आप हमारे साथ या फिर नहीं। हमारे यहाँ सब साथ साथ ठीक है। वहां दारुल इस्लाम दारुल हरम का कॉन्सेप्ट है, हमारे इस तरह कोई नहीं। आप नास्तिक भी हो सकते हो, आप सगुण ब्रह्म के उपासक हो सकते हो या फिर आप मूर्ति कर पूजा कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, और शैव भी हो सकते हो, शिव की भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि राम वाला शिव से लड़ रहा है, यहाँ काली की पूजा करने, इस तरह का कोई बात ही नहीं, सब ठीक है। तो वहां सब ठीक नहीं है। चर्चा होगी, और आप देखिएगा यहाँ हम लोग मूर्ति पूजक कब हुए? जब बुद्धिज्म के महायान संप्रदाय ने गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनानी शुरू की, उसके बाद ही हिंदू देवताओं की भी मूर्तियां बनी। हम लोग तो पिंड की पूजा किया करते थे, गांव में देखिएगा तो पिंड मिलेगा। आप वैष्णो देवी चले जाइए, वहां कोई दुर्गा जी की मूर्ति नहीं लगी, वहां पिंड रखा हुआ है। कहीं चले जाइए तो कहीं आप जितने पुराने मंदिर चले जाए तो पत्थर है, जिनमें बाद में कुछ आकृति उकेर दी गई, आंख बना दिया गया, नाक बना दिया गया। तो हम लोग भी वही उसी निर्गुण ब्रह्म के उपासक रहे हैं, जिसके आदिवासी ये बाद का फिनोमिनन है सर, ये मूर्ति वाला फिनोमिनन बाद का है। हमारे यहाँ जब तप ध्यान, बस ये बुद्धिज्म से आया है। लेकिन हम लोग भी आदिवासी, हम लोग भी पेड़ बुद्ध भी आदिवासी थे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने पूजा की, ज्ञान प्राप्त हो गया उनको। वो एक अलग चर्चा का विषय थी। असल में वो इतना ना डेप्थ वाली चीज है कि जिसको हम लोग इतने हल्के मूड में नहीं एक वीडियो में नहीं हो सकता, वो जरूरत है। जैसे हम लोगों ने एक बहुत ही हल्की चर्चा से शुरू की और यहाँ तक चले आए, तो अभी तो मकसद भी मेरा ये नहीं था कि हम लोग का मेरा मकसद भी यही था कि देखिए, विषयों पर तो चर्चा हम लोग कर लेते हैं, लेकिन यारी दोस्ती वाली बैठकी जो चाय पर चर्चा होती है, तो हम लोग चूंकि अलग अलग जगह पर है, चर्चा लगभग उसी अंदर जहाँ उनका कोई बंधन नहीं था, तो अच्छी थी, दोपहर की धूप में बैठे हुए हैं, मजा है। हाँ, तो एक साथ हाथ में चाय का कप लेकर चर्चा होती तो थोड़ा माहौल थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन अब खैर हम लोग दूर दूर है तो संभव नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम लोग साथ में भी बैठे जब मौका मिले, और इस तरह की चर्चाएं हम लोग कम से कम हफ्ते में एक बार तो इतवारी गपशप लगा ही ले। बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश कीजिए आनंद जी कि किसी दिन गैर आदिवासी वाली चर्चा के लिए कुछ बुद्धिजीवियों को बुलाइए, जरा इसको खुल के बात की जाए, क्योंकि ये बड़ा ही परेशान करता है। ये बहुत नॉनसेंस टाइप की बातें इस मुद्दे पे की जाती है। जरा ढंग से बात करें, जो अपने आप को मानते हैं इस मुद्दे में, अपने आप को विशेषज्ञ बुलाइए, उनसे बात किया जाए। जी जी, तो चलिए एक घंटे जरा हम भी तो समझे, हमें भी समझना है, हमें भी सीखना है। हो सकता है मेरे कुछ सवाल हो जिसका वो बेहतर जवाब दे सके, जो मेरे पास वो जवाब अभी तक नहीं पहुंचा है। तो मुझे लगता है बहुत स्वस्थ वातावरण में ये चर्चा होनी चाहिए, बिना रोष के, बिना क्रोध के, आराम से सीखने और बताने के अंदाज में। शशि जी को संयोजक बनाया जाए, कनक्लेव भी कर ली जाए इस मुद्दे पे। हाँ, एक कनक्लेव कर ले। आपके पास एक जगह खाली कुछ बड़ी बैठने के लिए 10-5 लोगों के बैठने की जगह, वहीं बैठकर हम लोग अपना निजी कनक्लेव कर लेंगे, उसमें क्या।
तो चलिए 1 घंटे के आसपास का समय हो गया और बड़ी अच्छी चर्चा रही। मुझे लगता है कि इसको देखने वालों को भी थोड़ा आनंद आएगा और अपने विचार भी व्यक्त कर सकेंगे। हमने जिन मुद्दों पर बात की उनमें दर्शकों की राय भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पता चलेगा कि भाई हमारे दर्शक भी क्या सोचते हैं इन मुद्दों को लेकर। तो आपका धन्यवाद शशि जी और पंकज जी, और कोशिश करेंगे कि अगले संडे भी समय निकाल कर हम लोग बैठें और इस बीच में कोई बड़ी बिल्कुल। खबर आ जाती है, बड़ी घटना आ जाती है तो चर्चा हम लोग ज़रूर करेंगे। आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।